दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। बातचीत का और चर्चा का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत सारे ज्यादातर हमारे जो साथी हैं, दर्शक हैं, वो इस वीडियो को देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब होता है, लेकिन वो सब्सक्राइब करना या तो भूल जाते हैं या तो चूक जाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कि ये मंच ऐसा है जहाँ पे आप और हमारे सबके हित की बात हो रही है, देश के हित की बात हो रही है, तो इसको आप गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो जॉइन का बटन दबाइए। आर्थिक सहयोग जिस तरह से कर सकते हैं उसको कर दीजिए, हमको आपके सहयोग की जरूरत है। अब आप बात आज की बात शुरू करते हैं। जैसे देख रहे हैं आपकी बिल्कुल हमारे बगल में जो है अरुण जी बैठे हैं। अमेरिका और भारत के बीच में दोस्तों जो ट्रेड डील हुई, उस ट्रेड डील को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से पीयूष गोयल एंड कंपनी जो गोदी मीडिया में लगातार एक के बाद एक बयान, इंटरव्यू से लेके हर चीज करती हुई नजर आ रही है और कैसे भी करके इस देश के लोगों के हलक से नीचे इस बात को वो उतारना चाहती है कि हमने जो किया वो ना भूतो न भविष्यति है और देश के लिए बड़ा अद्भुत है और किसान तो इससे कोई परेशानी उनको है ही नहीं। ये जो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अपने, उनकी नौकरी है, करेंगे बेचारे, क्योंकि उनकी नौकरी एक व्यक्ति के प्रति है, देश के प्रति तो नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? वो मार्को रूबियो ने म्यूनिक में, जर्मनी में जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही है, वहां अपनी भाषण में, अपनी स्पीच में जो बता दिया ना, वो बहुत अद्भुत है, हम सबको समझने के लायक है कि अमेरिका, और पर्टिकुलरली मैं आज फिर से कहूंगा और अब मुझे लगता है कि अरुण जी बिल्कुल सहमत होंगे कि इजराइल, हम उसकी कठपुतली बनते जा रहे हैं। पाश्चात्य विश्व का एक अपने आप में बहुत बड़ा एक डोमिनेंस था रेनेसां के बाद, नवजागरण के बाद यूरोप में, और जिस तरह से उन्होंने पौनी आधी पौनी या तो कह सकते हैं 80% दुनिया पर जो है अपना साम्राज्यवाद प्रस्थापित किया, उसकी दुहाई दी मार्को रूबियो ने और कहा कि पाश्चात्य विश्व मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी इस सिद्धि और अपने इस पराक्रम को और अपने कौशल्य को भूल चुका है, लेकिन हम नहीं भूले। मतलब कि अमेरिका कहता है कि हम नहीं भूले और हम बिना वजह, बिल्कुल विनम्र न होते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम इसको फिर से करेंगे। तो सवाल ये होता है कि क्या वेनेजुएला के बाद भारत के साथ जो ये ट्रेड डील हुई है, व्यापार समझौता जो हुआ है, क्या वो वही साम्राज्यवाद को जो फिर से शुरू करने की बात है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो सिविलाइज्ड हैं, हम ही हैं जो मॉडर्न हैं, हम ही हैं जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए काबिल हैं और पैदा इसलिए हुए, तो हम नहीं तो कौन? तो क्या इसका दूसरा शिकार हम है वेनेजुएला के बाद तुरंत, या तो शायद पहला शिकार है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ, क्या पता। इस पर बात करनी है। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से जो आज एक सफाई देते हुए प्रेस की है और अमित शाह की उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि जहां पे वो कहते हैं कि किसी भी मंच पे आ जाइए तो हम हमारे किसी युवा भाजपा के कार्यकर्ता को या तो पदाधिकारी को भेज देंगे और वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील में हमारे फायदे क्या है वो समझाएगा और आपको परास्त करेगा। तो सुरजेवाला ने कहा कि हम तैयार हैं, आप कहें कहाँ आना है, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार है। और फिर कुछ और डिटेल में आज उन्होंने व्याख्या की है कि क्या क्या तकलीफें हमको इस देश के किसानों के लिए दिखाई दे रही है, उस पर बात करेंगे। और सदगुरु नाम के एक व्यक्ति जो एक टाइटल लेके बैठे हैं, जग्गी वासुदेव, वो कैसे इस देश की डिफेंस को, डिफेंस पर्सनल्स को और डिफेंस मंत्री को, रक्षा मंत्री को भी अपने आंगन में कैसे अपनी मर्जी से जो चाहे वो करवा सकते हैं, इसकी भी बात आज करेंगे। तो अरुण जी का स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पधारें और बातचीत शुरू करते हैं। आप शुरू करें उससे पहले मैं मार्को रूबियो का वो बयान दिखाना चाहता हूं और फिर एक डिटेल में उनकी टेक्स्ट है वो भी, मैं उस पर भी बात करेंगे। फिर आज की बातचीत जो है आप
शुरू करेंगे। मार्को रूबियो को सुनिए। Centuries before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then, as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And तो सर ये सुन लिया, साथ में मैं ये लगा देता हूं ताकि लोग देख पाएं, और प्लीज आप इस पर जो है अपनी बात करें। ये मार्को रूबियो की उस भाषण के महत्वपूर्ण अंश है जो रेड में और ब्लैक में है। वो कहता है कि हमने गलती कर दी, हमने अपना डोमिनेंस जो है खत्म कर दिया विश्व पे 1945 के बाद, लेकिन हम इसको रीगेन करेंगे। हम मिलके फिर से जो है इस दुनिया पर राज करेंगे, और इसका मतलब ये कि हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले देश है, हमारी औकात क्या है? हम है कीड़े मकोड़े, कॉकरोच। औकात क्या है हमारी? मयूर भाई, इसकी भाषा और इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा ही लगता है, क्या है ये जो देश जो पहले गुलाम रहे, और जो उन्होंने कहा, जो मेरी समझ में आया कि यूरोप या यूरोपीय देशों ने जो गुलामी की प्रथा शुरू की थी, जो उनकी कॉलोनीज थी, पूरे हर देश की करीब करीब कॉलोनीज थी, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, और वो चीज छूट गई। अब उसको ट्रंप साहब वापस लाना चाहते हैं, और इसमें उन्हें कोई किसी बात का गुरेज नहीं है। वो बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद को वो दुनिया में वापस लाना चाहते हैं, और सब यूरोपीय देशों से वो ये इस तरह की उनको सलाह दे रहे हैं कि वापस जैसे पहले लोग गुलाम थे उसी तरह दोबारा देशों को गुलाम बनाइए, और हम अपनी सुप्रीमेसी की बात मार्को रूबियो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आज जो मार्को रूबियो ने कहा है, मतलब अब जो मार्को रूबियो कह रहे हैं, दूसरी बार चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो उस पर अमल कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कनाडा से कहा था कि कनाडा को अमेरिका के एक राज्य बन जाना चाहिए। तब ट्रूडो थे कनाडा में, और वो जवाब नहीं दे पाए। खैर, कनाडा की जनता ने विरोध किया, और कनाडा से ट्रूडो तो गए, और नए जो प्रधानमंत्री आए उन्होंने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। वहां ट्रंप की दाल नहीं गली तो उन्होंने डेनमार्क को दबाया, शायद वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते थे। वो अभी भी उनका है, हालांकि अमेरिका के पास वहां अपना बेस है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उससे छीन लें, और इसका विरोध हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी उसका विरोध किया है। ये चीज है कि यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ खड़े हो रहे हैं। मूल बात यह है। उसके बाद आप चलें तो ट्रंप साहब ने उठा के जो है, ट्रंप साहब ने जो है उसको वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया, और क्या दुनिया को दिखाया, ये बताया कि हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वो वहां होगा। मूल बात यह है कि ट्रंप ने ये जो घेराबंदी की, उसके बीच में भारत कहां था। अब आप यहां से देखना शुरू कीजिए कि वेनेजुएला के बाद भारत में सबसे पहले आप याद कीजिए कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अचानक घोषणा कहां से हुई? अमेरिका से हुई। ट्रंप ने ट्वीट किया या एक्स किया कि हमने युद्ध रुकवा दिया है। उसके बाद लगातार वो जो है ये कहते रहे, और अब तक 84-85 बार वो कह चुके हैं कि भारत
और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया। उसी दौरान आप याद कीजिए कि भारत के उन नागरिकों को जो गलत तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के भारत भेजा गया। उनके साथ अमेरिकन प्रशासन ने या अमेरिकन पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया वो पूरी दुनिया ने देखा। और संयोग यह है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं थे, उनकी अमेरिका में मौजूदगी के समय ये सब हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं आई। जो मूल बात है जी सर, वो 30 जनवरी को भी, 30 जनवरी था मेरे शायद, 30 जनवरी को हमने प्रोग्राम किया था। पहले दूसरी बार भेजा जिसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन हमने उस पर बात की है। कई बार 30 भेजा है। जनवरी को 149 लोगों को भेजा। हाँ, ये पिछली 30 जनवरी, 30 या 31 जनवरी के आसपास की बात है। नहीं मयूर भाई, एक और चीज हुई है कि ऐसे ऐसे हवाई अड्डों पर वो लोग उतारे गए जो मेन स्ट्रीम से अलग थे, ताकि मीडिया ना पहुंचे, किसी को खबर ना हो। मतलब भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा के। मैंने पंजाब का एक किस्सा पढ़ा था, करीब 70 साल की एक महिला को भी इस तरह अपमानित करके भेजा गया था, बुजुर्ग महिला को, और कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है। उसके बाद आप देखिए, जब मार्को रूबियो को भारत के लिए तय किया गया था कि वो भारत के राजदूत होंगे, बहुत पहले घोषणा हो गई थी, तभी ये समझ में आ गया था कि होने क्या वाला है। अब जब वो सुरक्षा पर सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये बयान दे रहे हैं, उसके बाद ये भी खबर आ रही है कि मार्को रूबियो हमारी वेस्टर्न कमांड के आर्मी के मुख्यालय में घूमने गए। तो ये जो चीजें हैं, इनको चीजों को मैं आपको थोड़ा वहां पे हम लोग करेक्ट कर दें। मार्को रूबियो नहीं, वो जो है वो सरगेई गए हैं। सॉरी, अमेरिका के राजदूत गए, अमेरिका के राजदूत गए हैं। वो सारी चीजें जो वो लगातार वहां बोलते रहते हैं, माफ कीजिएगा गलती से निकल गया। आप एक तरफ हमारा जो सेना का सबसे अहम मुख्यालय है, जो वेस्टर्न कमांड, क्योंकि पूरा पाकिस्तान वहीं से कवर होता है, वहां अमेरिका का राजदूत जाता है, क्यों, किस लिए? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये जो चीजें हो रही हैं, इनको अगर आप देखना शुरू करें, तो जो सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया है, और जो ट्रंप साहब अब तक लगातार कह रहे हैं और कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी नजर अब फिर से, उनकी नीयत, नजर क्या है, उनकी नीयत फिर से दुनिया के कमजोर देशों को गुलाम बनाने की है। उन्होंने पहली शुरुआत की, पहले वो कनाडा पर गए, कनाडा ने जवाब दे दिया, डेनमार्क की तरफ गए वहां से, लेकिन अचानक उन्होंने वेनेजुएला में कब्जा करके और ये साबित किया कि वो ताकतवर है। अब इससे अलग आप देखिए, गाजा पट्टी में इजराइल कितने समय से लगातार रक्तपात कर रहा है, मतलब जिसको कहते हैं खूनी नरसंहार कर रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं। उसको पूरी मदद कौन दे रहा है? ट्रंप साहब दे रहे हैं। ट्रंप साहब ये भी कहते हैं कि वो गाजा पट्टी को विकसित करेंगे, उनके पास उसका प्लान है, पूरे देशों को मिलाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये सब करने वाले आप हैं कौन? आपको ये हक दिया किसने? क्या आपने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा घोषित कर दिया है? कि आप अपनी मनमर्जी से आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं, आप ईरान पर अटैक करते हैं, आप मुस्लिम देशों को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि गाजा पट्टी जो है वो हम डेवलप करेंगे, अपने ढंग से डेवलप करेंगे। तो क्या जो लाखों लोग गाजा पट्टी में रह रहे थे वो आदमी नहीं थे? जिस तरह से उनके साथ किया गया, उनको भूखों मारा गया, छोटे बच्चे भूखों मरे हैं, लोग जल के मरे, भुन के मरे, हर तरह से। और दुनिया देख रही थी तमाशा, कोई नहीं बोला, ना यूरोप के देश बोले, ना दुनिया में कोई और बोला, ट्रंप की मनमानी चली। अब यहां पर जो बात आ रही है वो ये आ रही है, क्या इजराइल का दिमाग पूरी दुनिया में, या इजराइल के दिमाग पर ट्रंप काम कर रहे हैं? ये सारा खेल इजराइल खेल रहा है? क्योंकि अगर आप पीछे चलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जो अभी सबसे बड़ा गेम दुनिया के सामने आया, जिसको लेकर के भारत में भी विवाद चल रहा है, भारत की संसद नहीं चल पाई, जेफरी एप्स्टीन की फाइल है। और जो पहले जो फाइल अपने यहाँ के एक ईमेल खुला था जिसमें ये बात आई थी कि जेफरी एप्स्टीन ने एक मेल भेजा था, उस मेल में जिक्र था भारत के प्रधानमंत्री का कि वो कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इजराइल जाएंगे और
अगर उनका शब्दानुवाद ना किया जाए तो ये कहा जाए कि फिर वो राष्ट्रपति को खुश करने के लिए वो सब काम करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मतलब वो हर कोई काम करेंगे जो उन्हें उनसे करवाया जाएगा। तो ये भी हमने देखा, गए और सब हुआ। तो अब ये सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा सवाल अब ये आ रहा है कि क्या जिस तरह की चीजें पिछले दिनों में भारत के साथ ट्रंप ने की हैं, एक एक करके अगर आप देखेंगे तो लगातार आप देखिए हमारे लोग पकड़ के भेजे गए, हमारे लोगों का H1B1 वीजा का संकट आया, उसके बाद हमारे देश पर उन्होंने टैरिफ लाद दिया। वो चाहते हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदें, वो चाहते हैं कि हम कैसे और क्या करें, उन्होंने अपना मनमर्जी का टैरिफ लाद दिया। उसके बाद अभी अचानक टैरिफ कम किया, क्या बताने के लिए, और वो भी अपनी मर्जी से। वो कुछ भी कह ले, किसी भी तरह की कोई बात सरकार कहे या सत्तारूढ़ दल कहे या उसके साथी कहे, लेकिन ये दुनिया ने देखा है कि ट्रंप ने अपनी मर्जी से ऐलान कर दिया कि चलो हमने टैरिफ बढ़ा दिया, और अपने आप बता दिया कि क्या क्या होने वाला है, कहां हमारे किसान जाएंगे। 50% से 18% ले आए और बड़े खुश हो रहे हैं हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री, सम्मान करा लिया इतनी बढ़िया। अरे 3% से आप 18 पर पहुंचे हो, आप बताना क्या चाहते हो देश को? और अभी तक आपने देश को स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया है कि आपकी टैरिफ में है क्या। अगर राहुल गांधी संसद में इस पे बात करना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष के नाते, तो आपने वहां उन्हें बोलने नहीं दिया, वो बात नहीं आई। इससे पहले वो सारे मुद्दे जो हैं, जो आपकी कमजोर नस है, उस पर आपका मुंह बंद है। आप बताइए, कभी ऐसा हुआ? पहली बार देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोले नहीं है, जवाब नहीं दिया है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। जैसे कि अमेरिकी राजदूत देश के इतिहास में पहली बार है कि वो वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। देश के इतिहास में पहली बार है कि प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं बता रहे हैं कि क्या डील हुई है, क्या टैरिफ डील हुई है, क्या क्या उसमें शामिल है। हर बात पर मन की बात करने वाले और रात 8 बजे ऐलान करने वाले प्रधानमंत्री ने आज तक देश को ये नहीं बताया है कि क्या डील हुई है और ऑपरेशन सिंदूर का क्या सच है। अभी फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में तो ट्रंप ने यह भी कहा कि 10 जहाज गिरे इंडिया के। ये सारी चीजें हैं सर। सिर्फ ट्रंप ने तो कहा, मार्को रूबियो ने भी इस ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही वहां उसने भी कहा। ये कल की बात है, मतलब अब दर्शक देखेंगे तो 17 को देखेंगे, तो मतलब ये 15 की बात है, 15 तारीख को कहा मार्को रूबियो ने सेशन की शुरुआत में कहा कि हमने वॉर रुकवाई है, वरना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। भारत पाकिस्तान की जो वॉर और न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, लाखों करोड़ों की जान जा सकती थी, ये हमने रुकवाई। ये कहा उसने, मार्को रूबियो ने कहा, सबके बीच में कहा। और वहां तो अमेरिका पाकिस्तान का वो आमिर मुनीर ये जो है वो भी था वहां पे, जयशंकर भी है वहां पे, जयशंकर भी वहां बैठे हैं। क्यों नहीं रोका भाई? वो तो बैठे हैं सामने, वो जब बात कर रहा था रूबियो, तो किसी ने विरोध भी नहीं किया, ना कोई टिप्पणी की, ना विरोध जताया। और ये सर्गियो गौर जो है अमेरिकन एम्बेसडर, वो अब सिर्फ वेस्टर्न कमांड नहीं गए, वो आरबीआई के गवर्नर को क्यों मिल रहे हैं? ये कौन मिलता है? कौन एम्बेसडर जो है वो आरबीआई के गवर्नर को आके मिलता है? बताइए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मयूर भाई, क्यों? फॉर व्हाट रीजन? क्या करोगे आप मिलके? पर आपको मिलने की छूट दी क्यों जाए, ये बताओ यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बड़ी बात यही है कि छूट क्यों दी जाए। खबर ये आती है, देखिए एक खबर ये आ जाती है, आप देखिए सर, ये खबर आ जाती है कि ब्लैकस्टोन जो है उसको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया सर, 9.99% स्टेक परचेज करने का फेडरल बैंक में। बताइए अब हम क्या, मतलब हम क्या साम्राज्यवाद का पहला शिकार हो चुके हैं? मेरा सवाल यही है। अगेन 78 साल के बाद फिर से एक बार। मयूर भाई, क्या समझे? जो परिस्थितियां आज ईस्ट हैं, इंडिया कंपनी चली गई, उसके बाद ब्रिटिश रूल हुआ, वो चला गया। अब क्या हम इजराइल रूल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वाया अमेरिका? समझ नहीं आ रहा है सर। मैं वही कह रहा हूं मयूर भाई, जो आज परिस्थितियां हैं उनमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कहते हैं और वो अपने आप इधर हो रहा है। ट्रंप ने कहा भारत हमारे
प्रधानमंत्री हमको खुश करना चाहते थे। अभी पहली बार ये बात भी खुल के आई थी कि बिचौलिए के जरिए पैसे देके, जिसको कहते हैं पैरोकारी के जरिए, ट्रंप ने मिलने का टाइम दिया। ये तो वही हुआ कि राजा और गुलाम का संबंध हो गया, दो देशों के बिल्कुल बराबरी के संबंध ये नहीं थे। और एक और चीज आती है कि आप रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलना, वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर जाना, इसके बाद उधर सुरक्षा परिषद में म्यूनिख में जो बातें आ रही हैं, इनको अगर जोड़ेंगे आप तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब जो है इजराइल के जरिए इजराइल को सुपर पावर बना के वो पूरे एशिया को, रूस को, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसीलिए वो भारत पर दबाव बना के रूस से अलग कर रहे हैं। उन्होंने ये तय करवा दिया कि हम जो है भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ऐलान कर चुका है, कह चुका है इस बात को, उसके लोग कह चुके हैं। तो इन सब चीजों का जवाब कौन देगा? जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना है। और एक और बात मुझको लगती है कि आपने देखा पिछले सालों में लगातार 12 साल हो गए हैं, उनमें लगातार मोदी जी एक बात कहते रहे, हम 2047 का प्लान बना रहे हैं। हम 1947 में आजाद हुए थे और 2047 जो है उसके 100 साल आजादी के पूरे होंगे। तो क्या 100 साल पूरे होते होते हम फिर से गुलाम होने जा रहे हैं क्या? अमेरिका की जो रणनीति है और अमेरिका जो कर रहा है और भारत उसको फॉलो कर रहा है, उससे तो ये प्रमाणित हो रहा है कि भारत फिर से उसी तरफ गुलामी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा युद्ध रोको, हमने युद्ध रोक दिया। उन्होंने कहा डील करो, हमने डील कर ली। उन्होंने कहा आप रूस से तेल मत खरीदो, हमने कहा नहीं खरीदेंगे। सारी चीजें जो वो कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आपने अघोषित गुलामी स्वीकार कर ली है? जो बात सुरक्षा परिषद की बैठक में कही गई, वहां भारत के विदेश मंत्री ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि हमने युद्ध अपनी मर्जी से रोका? और ये बात जब कॉलोनलिज्म की बात कर रहे हैं, उपनिवेशवाद की बात कर रहे हैं, तो उन देशों को तो खड़े होकर विरोध करना चाहिए था। भारत सबसे बड़ा देश है, 145 करोड़ लोगों का देश है ये। क्या किसी के कह देने भर से हम विरोध नहीं करने की स्थिति में है? क्या अमेरिका से हम इतने डर गए हैं? ये बात कौन बताएगा? ये बात तो, क्योंकि देखिए आज देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, देश का चाहे राष्ट्रपति हो चाहे पूरी कैबिनेट हो, कैबिनेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो एक शब्द बोल सके अमेरिका या दूसरे देशों को रिश्तों को लेकर के। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर चीज, कहने को एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, लेकिन हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर, उनके कहने पर, उनके निर्देश पर होती है। तो अब ऐसे में क्या माना जाए कि जो अमेरिका कह रहा है वो मोदी जी मान रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और जिन बयानों को लेकर के दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है, अब अगर यूरोपीय देश फिर से अपना विस्तारवाद शुरू करेंगे और फिर गुलाम बनाएंगे लोगों को, अमेरिका उनका साथ देगा, तो क्या तस्वीर बनने वाली है? नहीं, एक तस्वीर सबसे तो ये पहले भी है सर, ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स पधारे हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। अब ये जो, अब देखिए एप्स्टीन फाइल को लेकर उनके उनकी उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, तो अब सब जानते हैं, हम बोल भी चुके हैं उस पर। उनकी खुद की जो पूर्व पत्नी है मलिंडा गेट्स, वो क्या क्या उस पर जो है बोल चुकी है, ये भी हम सब परिचित हैं, हमने वो भी दिखा दिया है। अब ये वो आदमी है जो अमेरिका या अमेरिका के बाहर भी जो कहीं उसने इंटरव्यूज दिए हैं, वहां पे खुलेआम बोलता है कि भारत तो एक गिनीपिग है। गिनीपिग मतलब यहाँ वहां तो लोगों की कमी नहीं है, हम जो चाहें वो लेबोरेटरी की तरह उन पर जो है परीक्षण कर सकते हैं। ये वो शख्स है। मैं एप्स्टीन वाला किस्सा यहाँ पे नहीं जोड़ता, वो जाने, अमेरिकन जाने, उसकी बीवी जाने, लोग जाने, लेकिन ये खुलेआम बोल चुका है कि भारत में किसी भी चीज का, किसी भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। दे आर लाइक गिनी पिग्स, लेबोरेटरी है एक तरह की, चाहे जो मर्जी करो। वो आदमी को भारत जो है रेड कारपेट दे रहा है, और भारत सरकार जो है सर, उसके साथ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, माता जो कि मतलब नई नई जो मां बनी है उसकी और उसके नवजात शिशु की जो हेल्थ है उसको लेकर, और जो
बीमारियां होती है, डिसीज मॉडलिंग जो होता है, उस ये 3 महत्वपूर्ण चीजों पर इसके साथ, इसके फाउंडेशन के साथ सर एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब ये आदमी आएगा यहाँ पे हम सब पर पता नहीं क्या-क्या प्रयोग करेगा। तो अब वही बात है है मयूर भाई, इजराइल आएगा। हाँ, मैं इजरायली मतलब वो तो है बेसिकली इजराइल। वो तो हम बोल चुके हैं हमारे लाइव में, और वो लाइव हमारा बहुत, वो जो कार्यक्रम था बहुत अच्छे तरह से उसको रिसेप्शन मिला। लोग हमारे सभी जो है दर्शक परिवार ने उसको बहुत अच्छे से सराहा। बहुत देखा जा रहा है, वो अभी भी देखा और जा रहा है। एक चीज और है, आप एक चीज और देखिए कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है हमारे मुख्यमंत्री महोदय की। ये भाजपा की सरकार के सहयोगी हैं, भाजपा में शामिल हैं, केंद्र सरकार में। ये सब चीजें ये कर रहे हैं, और अगर वो गिनी पिग कह रहे हैं तो कोरोना में हमने साबित किया है, कोरोना में हमने साबित किया है कि हाँ, कि कैसे हमारे देश के लोगों के साथ व्यवहार किया गया। सरकार ने, हमारे पास ऑक्सीजन तक नहीं थी, बेसिक कम्युनिटीज नहीं थी, और जितने संख्या में लोग मरे, सरकार सिर्फ एक काम में लगी रही कि वो दबाए, नंबर दबाए। गंगा की रेती में लाशें ही लाशें थी, हर नदी में, हर शमशान घाट में लाशें थी पूरे देश में, लेकिन सरकार की कोशिश थी कि वो कम से कम आंकड़े पर लाए। तो जब सरकार ये कर रही है तो ये गिनी पिग कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि ये मौका तो हमने दिया है इनको, और हम अभी भी मौका दे रहे हैं। पूरी दुनिया में आज इनके वीडियो घूम रहे हैं, इनकी स्थिति पर चर्चा हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जितनी विनम्रता के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल उठाता है, क्या हम वही देश हैं जो सर उठा के बात करते थे? आप याद कीजिए कि हमारी एक अफसर के साथ अमेरिका में बदतमीजी हुई थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। क्या जवाब दिया गया था? बाइज्जत वापस भेज दिया था उन्होंने। आज क्या है? आज क्या है? 56 इंच का सीना, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन पहुंचा कहां रहे हैं आप? भारत के लोगों का सम्मान गिरवी रख दिया है। एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। एक के बाद एक घटना जो हुई है, चाहे लोगों को वापस भेजने की हो, चाहे लड़ाई, उसका ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे टैरिफ का मामला हो, और चाहे बीच में जो एब्सटीन फाइल निकली उनमें भी नाम आया है, और तो और मंत्री का नाम आ चुका है। मंत्री बेशर्मी से स्वीकार कर रहे हैं कि हम मिले हैं, और कुछ नहीं हुआ उनका। इस देश में जरा सी बात पे इस्तीफे होते रहे हैं। नैतिकता इतनी बड़ी चीज थी, अब नैतिकता का नाम खत्म हो गया है, नैतिकता को खत्म कर दिया गया है, बेशर्मी उसकी जगह आ गई है। जो जितना ज्यादा बेशर्म होगा वो उतने ऊंचे पद पर जाएगा। ये हमने संसद में भी देखा, ये हम देश में रोजमर्रा की चीजों में देख रहे हैं। अब आप बताइए, क्यों नहीं देश को बताया जा रहा है कि क्या हुआ? लेटेस्ट तो जो है हमारा टैरिफ का मामला है। बताइए आपने क्या क्या तय किया है? क्यों आप उनके किसानों की उपज को भारत आने दे रहे हैं? क्या क्या आएगा, क्या क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे निपटेंगे? कोई रणनीति है क्या? कोई बात है क्या? नहीं हो रही है बात। किसान मारे मारे घूम रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता इस पर बात करना चाहते हैं। अगर हमेशा चुनौती देते हैं तो कांग्रेस कह रही है कि आओ बात करो, तो कब कब करेंगे? बताएं वो देश को। क्योंकि जिस दिन पीयूष गोयल टैरिफ की बात बताने के लिए सामने आए थे, तो उस दिन उनके पास कागज ही पलटते रह गए, वो नहीं बता पाए। बस यही कह रहे थे, बड़ा भला होगा, बड़ा भला होगा, ऐतिहासिक डील है। अब एस जयशंकर कह रहे हैं कि वो दूसरे मंत्री वो तीसरे मंत्री, मंत्रियों के बीच में कोई बोल ही नहीं रहा। लेकिन इसकी असली वजह यह है कि बोले कैसे कोई? क्यों? क्योंकि सब कुछ तो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। क्या किया उन्होंने, कैसे किया है, वही जानते हैं। सार्वजनिक तो किया नहीं है उन्होंने इस बात को। और जो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक जो भूमिका इजराइल की है, उस भूमिका पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है। क्यों गए थे, क्या बोले थे, क्या है? बोलना चाहिए ना, क्योंकि नहीं, ये सवाल तो अरुण जी ये भी तो होता है। हरदीप पुरी को भी तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जब कह रहे हैं कि अपनी पत्रकार वार्ता में कि आपको बड़ी असहजता महसूस हो रही थी, और जब आप जा रहे थे जेफरी एप्स्टीन को मिलने के लिए, आप जा क्यों रहे थे? पहली बार जब जा रहे थे, क्यों जा रहे थे आप? क्या कारण था? ये तो कोई पूछ नहीं रहा ना। अगर हम होते उस पत्रकार वार्ता में, मैं और आप, तो पूछ लेते। हाँ, ये तब सब तो मंत्री नहीं थे वो।
आप कुछ नहीं थे, आप रिटायर्ड हो चुके थे, आपने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, आप सेवानिवृत्त थे, आप कोई पद पे नहीं थे, सिर्फ एक आपका जो भी अगर पद माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का पद था आपका। आप जेफरी एप्स्टीन को मिलने क्यों जा रहे थे? सबसे ये बड़ा सवाल है सवाल है। ना, ये कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन जैसे आपने कहा सर, दर्शक हमारे जो हमारे बगल में आपकी बगल में जो एक विंडो है उसमें जो ये कागज आपको दिख रहा है उसको मैं बताता हूं। आपने बहुत सही कहा कि वो जो डील हुई और जिस पे 5 सवाल राहुल गांधी ने पूछे, उसमें फिर जो है वो और डिटेल में गई कांग्रेस। और मुझे लगता है कि ठीक किया, काफी ठीक किया। और उन्होंने कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस प्रेस वार्ता को किया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये कागज है पूरा, इसमें से महत्वपूर्ण अंश मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और मेरी बात सुन सकते हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में जो सवाल बड़े उभर कर आ रहे हैं उनमें से कुछ सवाल है ये। इसका जवाब अमित शाह भले ही जो है डायलॉग बाजी के तौर पे कह देता है या तो रील बनाने के तौर पे कह देते हैं कि हमारे तो युवा बीजेपी से, यूथ बीजेपी से भी कोई आके इसका जवाब दे देगा तो दे दो। सुरजेवाला ने कहा कि हम तो डिबेट के लिए तैयार ही, आप बताइए कौन से मंच पे आप चाहते हैं हम आ जाते हैं। अब वो अमित शाह के ऊपर है कि वो चैलेंज लेना या नहीं लेना, दे तो दिया है। खैर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, भारत के कृषि बाजार में अमेरिका के खेती व खाद्य उत्पादों का आयात किसान की रोजी रोटी पर सीधा हमला है, ये कांग्रेस कह रही है। अब अगर ये गलत कह रही है तो आप इसको जाइए मंच पर और साबित कीजिए कि कांग्रेस झूठ आरोप लगा रही है, ठीक है। और डिटेल है बहुत, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, इसको आप जूम इन करके पढ़ पाएंगे। आजकल तो स्मार्टफोन आते हैं, लोग जूम इन करके पढ़ पाते हैं, तो ठीक है। दूसरा मुद्दा जो इसमें है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है, इसको भी समझना चाहिए सबको, कि अमेरिका अगर ड्यूटी फ्री ज्वार भारत के बाजार में बिकेगा अमेरिका से, तो फिर भारत के किसान का क्या होगा? कॉटन का भी वही मामला है, कपास का वो भी वही मामला है। वो वहां उनकी ड्यूटी हमने फ्री कर दी, अब हमारे किसान कपास उगा के क्या करेंगे? ठीक है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे कह रहा हूं आपको, क्या अमेरिका से ड्यूटी फ्री जो जीरो शुल्क पर सोयाबीन की आयात होगी भारत से, है ना, तो उसमें भारत में होगी तो भारत के साधारण किसान, उनकी आजीविका पर क्या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि फिर वो पूरी डिटेल है उसमें, लोगों ने बड़े अच्छे सवाल किए और विथ प्रॉपर फैक्ट्स किए हैं। अब अमेरिकी कपास आयात होगा तो देश, विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात और पर्टिकुलरली जिस जिले से मैं आता हूं सौराष्ट्र में, सुरेंद्रनगर वो हब है कपास के उत्पादन का। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, कर्नाटक के पास कपास पैदा करने वाले किसान जो, उसका क्या होगा? दूसरी ओर भारत में बांग्लादेश को सालाना 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर कपास व धागे का निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश करता है हमसे, वो हमसे लेता है 2.7 बिलियन डॉलर का कपास। अब जब बांग्लादेश अमेरिका से कपास व धागा मंगवाएगा तो भारत के कपास उत्पादक किसान व कपड़ा बनाने वाले कारखाने क्या करेंगे? ताली और थाली बजाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सब सवाल है। और भी मयूर सवाल भाई, इसमें क्या इसमें मैं बताइए, कहूंगा, क्या कौन से मंच पे मैं आएंगे ये लोग? नहीं, आज की परिस्थिति ये है कि भारत का किसान, चूंकि मैं गांव से हूं, मैं जानता हूं, भारत के किसान को उसके पास उसकी लागत ज्यादा है, उसको मूल्य कम मिल रहा है। अमेरिका के किसानों को सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है। हमारी सरकार जो है वो अगर एक गरीब किसान को, छोटे किसान को साल में 6,000 रुपए देके डंका पीटती है कि हमने ये किसान सम्मान निधि कर दी। 6,000 रुपए में 60 लीटर डीजल नहीं आता, डीजल आएगा, वो भी कितनी देर चलेगा एक ट्रैक्टर में या एक डीजल इंजन में। ये जो स्थिति है कि भारत के किसानों को ना उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा है, ना उनके
फसल पर जो सरकार एमएसपी की बात करती है, एमएसपी मिल पा रही है, चौतरफा उनके साथ लूट हो रही है, सरकारी सिस्टम लूट रहा है, बनिए लूट, व्यापारी लूट रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। भारत में देखिए किसानों के सामने बाजार तो है ही नहीं, कहां तो बड़ी बड़ी बात की गई थी कि यहां से ऑनलाइन मंडी खुलेगी, वहां पहुंचेगी। आज हालत यह है कि आप किसी भी राज्य में जाइए, हर राज्य की जो फसल अपनी उसकी प्रमुख उपज है उसके कौड़ियों में दाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में आलू बहुत होता है, आलू की हालत यह है कि 2 रुपए किलो नहीं बिक रहा है आज की तारीख में, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और अमेरिकन किसान जो बड़े पैमाने पे मशीनों के जरिए उत्पादन करते हैं, उनको पूरी छूट मिलती है, उनके पास हजारों एकड़ के फार्म होते हैं, शानदार मशीनरी होती है। वहां हमारे लघु सीमांत सीमांत और छोटे किसान क्या करेंगे? 2-2, 3-3 एकड़ वाले किसानों का गुजारा कैसे होगा? वो कैसे जीवित रहेंगे? कैसे परिवार पलेगा? ये जो सबसे बड़ी चीज है, इसका जवाब कौन देगा? कह दिया कि हम 6,000 रुपया साल दे रहे हैं। आप सोचिए 6,000 रुपया क्या होता है? कितनी बड़ी, उससे ज्यादा तो प्रचार पे खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपने उसके लिए कि किसान को हमने ये दिया। 5 किलो अनाज एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए दे रहे हैं और उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो हासिल क्या है 12 साल का? ये कि आप देश को गुलाम बनाने की ओर बढ़ा दिए, अमेरिका की मनमानी चल रही है। इसका मतलब ये है कि 1947 तक भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा और आने वाले 2047 से वो अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि हर चीज अमेरिका के इशारे पर हो रही। अमेरिका ने कहा युद्ध रोक दो, अमेरिका ने आपने युद्ध रोक दिया। अमेरिका ने कहा कि टैरिफ हमने कम कर दिया, मान लो, आपने डील कर ली, किसी को नहीं मालूम है। अमेरिका ने आपके लोगों को जबरदस्ती वीजा डिनाई किया, आप चुप रहे। उन्होंने आपके लोगों को हथकड़ी बड़ी लगा के वापस भेज दिया, आप चुप रहे। वो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है। वो कह रहा है कि मोदी मुझे को मालूम, मैं नाराज है, मुझे खुश करना है। ये सारी चीजें हो रही हैं और ऐसे मौके पर वो लगातार बोल रहे हैं। नहीं, अकेले राष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं। फिर आप बताओ, आप कोई जवाब नहीं दे रहा है। देश का एकमात्र बोलने वाले प्रधानमंत्री और तो कोई है नहीं, तो ये बोलेगा कौन, बताएगा कौन? आप तो ये बताइए, हम उम्मीद किससे करें? या हम ये मान लें कि जैसे अमेरिका अभी तक पश्चिमी एशिया में इजराइल के जरिए खेलता था, कभी वो लेबनान की मदद कर रहा है तो भी सामने इजराइल है तो इजराइल की भी मदद कर रहा है। ये जो लड़ाई करा रहा था उसका नतीजा ये मिला कि मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम देशों में जो हालत है वो देखिए आप। अब ईरान बचा था तो ईरान को भी किस तरह से घेरा है अमेरिका ने। इजराइल और अमेरिका दोनों ने अटैक किया है। तो जब इधर की चीजें एकदम उनके कंट्रोल में आ जाएंगी इजराइल के पावर के बाद, फिर कौन बचता है? भारत, क्योंकि भारत को उन्होंने आधा गुलाम तो बना ही लिया है। कह दिया रूस से तेल नहीं खरीदो, नहीं खरीदेंगे। बाकी सारी चीजें जो वो कह रहे हैं वो आप कर रहे हो। तो ये बता दो कि वो जो 2047 की आप बात कर रहे हो, वो 2047 का एजेंडा कहीं ये तो नहीं है कि हम 1947 तक ब्रिटेन की कॉलोनी थे और 2047 से हम अमेरिका की कॉलोनी होंगे? क्योंकि जो कुछ कहा गया और जिस तरह कहा गया है, हालांकि पूरी दुनिया में इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लोग नहीं बोले, वहां के अब हमारे लोग नहीं बोले, तो बोलेगा कौन? होगा क्या? इसका मतलब यह है कि हमको नरेंद्र मोदी गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। हाँ सर, यानी वही वही बात तो वही है कि 2047 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। हमारे महापुरुष जो है वो अभी से शुरू कर दिया है उन्होंने। हाँ, अगले 20 साल ही तो, 21 साल में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इतना समय भी नहीं है। अभी से ही सर शुरू हो गया है ना। अभी अभी जाके वो नाचने वाली बातें आ रही है, एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। सारे जयचंद बैठे हुए हैं। नहीं मेहुल भाई, एप्स्टीन फाइलों को छोड़िए, ये जो डील हुई है, जो है टैरिफ डील हुई है, उसके बाद देश को, आपको व्हाइट पेपर सब डील सामने रखिए, बताइए ये हमने किया है। कोई मिनिस्टर नहीं बता रहा है। ऐसे इधर उधर के लोगों को आप खड़ा करते हैं, वो चिल्लाते हैं कि सबका भला, सबका भला, सब हो जाएगा, अच्छा है, किसानों का की किस्मत बदल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ भाई? ये तो बता दो कि क्या क्या आएगा, क्या क्या जाएगा, क्या लोगे और क्या दोगे।
और ये भी बता दो, क्या भारत के नागरिकों की जो बेइज्जती लगातार अमेरिका में हो रही है वो और बढ़ेगी कि घटेगी? आपको अपमानित किया है। मेरे देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, जब ट्रंप कहते हैं हमने युद्ध रुकवाया, ट्रंप कहते हैं हमने डील कर ली, टैरिफ हो गया, हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहा है? हम 150 करोड़ 145 करोड़ लोगों को देश है, 30-35 करोड़ के अमेरिका के आगे हम क्या इतने कमजोर हो गए? इससे पहले तो नहीं थे। उन दिनों जब हमारी स्थिति काफी खराब थी, हमारा देश बहुत बुरी तरह से तमाम मोर्चों पे जूझ रहा था, तब भी चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे दूसरे प्रधानमंत्री हो, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। तो ये इसका जवाब चाहिए ना देश को। बोलेगा कौन? कब बताएंगे? अरे किसी दिन आइए, शाम को 8 बजे आइए, 9 बजे आइए, बता दीजिए कि हमने ये किया है। अभी भी आप कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, नेहरू को गाली दे रहे हैं। एक तरफ नेहरू को लेकर के आप लगातार आपका वैधव्य रोदन चालू है कि वो बर्बाद कर गए और कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती थी। दूसरी तरफ आपने 12 साल में देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, और अब जब अमेरिका की आंखें आपको दिख रही हैं तब आपने एकदम मौन हो गए। तब आप ये भी नहीं बता रहे कि आपने क्या समझौता किया है, क्योंकि वो एक तरफा समझौता है। डिक्लेयर तो ट्रंप ने किया कि हमने ट्रेड डील कर ली, उसके बाद आप बोले कि हमने कर ली, फिर उसके बाद आप बजा रहे हैं अपना एक अलग तरह का रमतुला बजा रहे हैं कि हाँ हो गया, नाचो भाई डील हो गई। क्या हो गया, क्या क्या हुआ, क्या कैसे होगा, कौन करेगा, किसानों से क्या जाएगा, आप क्या दोगे, क्या लोगे, कुछ नहीं पता किसी को, बस नाचे जा रहे हैं। तो ये जो अरे है सर, मैं तो अभी आज देख रहा था कहीं पे एक वीडियो कि पुलवामा में जो हुआ था उस घटना का भी इन लोग के पास आंसर नहीं है। और अब जो ऑपरेशन सिंदूर पे इतनी आज वो जग्गी वासुदेव के वहां वो सब आर्मी वालों और हमारे डिफेंस के लोगों का जो उनको सम्मान किया गया, जग्गी वासुदेव बहुत वो, पर ऑपरेशन सिंदूर करना क्यों पड़ा? पहलगांव के कारण। और पहलगांव किसने किया अभी तक पता नहीं है हमको। पुलवामा कैसे हुआ अभी तक पता नहीं है क्यों, और कोई जिम्मेदार अभी तक नहीं है सर। देखिए, कई चीजें पहली बार हुई। आईएसआई की टीम आई थी पठानकोट में, वो भी इन्हीं के समय आई, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। कई फर्स्ट हैं मोदी जी के खाते में, कई फर्स्ट जुड़े हुए हैं जो लगातार इन्होंने किए। कि पहला देश का प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार करने चला गया, इसको अपना दोस्त बताया, अब वो दोस्त भिगो भिगो के मार रहा है। आसमान में हवाई जहाज पे मीडिया को बताता है कि वो हमसे, उसको मालूम है मैं गुस्सा हूं। वो जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो उसको आप एक बार भी जवाब नहीं दिया। एक बार खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये युद्ध विराम हमने किया है। आपने संसद भवन के अंदर अपने सांसदों से अपना सम्मान करवा लिया। भाई देश को तो बता दो सच क्या है। ऐसे ही आपने टैरिफ पे बड़े बड़े फूल माला पहन लिए, और उसके बाद देश को आज तक अंधेरे में है, उसको यही नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्या आएगा क्या जाएगा। तो ये बताएगा कौन? और इसका ये साफ है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कहा गया है, उससे मतलब ये है कि तैयारी पूरी है। शुरुआती जो है शुरुआत जो है वो पास के देशों से वेनेजुएला में गए, और एक देश जो है उन पर कब्जा करेंगे, उनको गुलाम बनाएंगे। जैसे वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को कब्जे में ले लिया है और आपसे कह दिया कि अब आप वहां से खरीदो। मतलब आप अभी तक देश ये समझ नहीं पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हर हुक्म को नरेंद्र मोदी एक पतिव्रता पत्नी की तरह कैसे मान रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कहा जा रहा है यस, मतलब ये तो आजकल तो वो दौर भी निकल गया है। डर किस बात का है भाई? देश को ये तो बताओ। आप हर बात मानते चले जा रहे हो। रूस से अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि नहीं खरीदेंगे तेल, आप कुछ नहीं बोले अभी तक। जी आपने आपने जब इसका ये कहा कि पतिव्रता पत्नी की तरह, तो अब दर्शक अगर देखिए, कोई हम आप सब जानते हैं, हम कोई सस्ती बात या चीप बात नहीं करते हैं कभी, लेकिन कुछ पुरानी पद्धतियां हैं, कुछ पुराने ट्रेडिशनल मुहावरे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब है तो है, उसको आप जैसे देखें उसे, तो इसको अश्लील या तो उस चीप सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन
जैसे अरुण जी ने कहा कि मोदी जी एक पतिव्रता पत्नी ट्रंप की हर बात मान रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो है ना वो इस देश को भाभी जी बना दिया है। माफ करें, मतलब इसको अन्यथा ना ले। जैसे वो एक सीरियल आती है ना, भाभी जी घर पे है। अब वो एक मजाक वगैरह होती है, भाभी जी की एक अलग तरह से मजाक हो जाती है कि हर कोई जो है ताड़ रहा है। ये एक है। अब ये देखिए, ये बातें है हमारे कल्चर में। अब इसको मैं और आप एक मिनट मयूर भाई, हमारे उत्तर भारत में एक कहावत है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, मतलब गरीब आदमी की पत्नी पूरे गांव की भौजी तो बात हो हमको वो जाती गरीब की लुगाई बना दिया है इस देश को मोदी जी ने, जो सबकी भौजाई है। और हर कोई जो है वो आके जो चाहे मर्जी हमके हमारे साथ करके जा रहा है। अब इजराइल अपनी मर्जी चला रहा है, अमेरिका अपनी मर्जी चला रहा है। पता नहीं अब कल रशिया चीन के द्वारा प्रेरित होकर हमसे वो भी तो कुछ करेगा, क्या पता। देखिए, बांग्लादेश में वहां नया प्रधानमंत्री बन रहा था, ये खालिदा जिया का बेटा। आमंत्रण था, निमंत्रित थे, लेकिन गए नहीं। किस मुंह से जाते? ठीक है। आप नेपाल में आपकी हाय हाय लगाई, मतलब हाय हाय मुर्दाबाद के नारे आपके नाम के पता नहीं क्यों लगते। नेपाल में जो आपका तो, आप तो वहां के प्रधानमंत्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां लगते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते बना के रखे हैं वो हम सब देख रहे हैं। वो पहले से खराब थे, लेकिन इसको उतना अधिक खराब बना दिया है कि हमारी गलती की का फायदा पाकिस्तान उठा के लेके जा रहा है। कहीं कोई जगह पे आपने ऐसा कोई रिश्ता नहीं ठीक रखा है जिसका फायदा आपको मिले, लेकिन सब देख रहे हैं आपको उसी नजर से जो अरुण जी कह रहे हैं कि गरीब की लुगाई सबकी हो जाए। अब कह रहे कि बस अब तो निचोड़ेंगे तुमको बस, और तुमको जो है, मतलब इसमें गलती हमारी नहीं है, मतलब 140 करोड़ लोगों की नहीं है गलती। गलती एक आदमी की है जो इस पर जाकर बैठ गया है चोटी पे, शीर्ष पे, और वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको समय का भी ध्यान रखना है, तो हम एक एक साथ एक मुद्दे को जोड़ेंगे। क्यों कर रहा है उसको? क्योंकि ऐसे लोग इनके साथ है, और ये वो लोग हैं जिनकी एक तरह से, जिन्होंने सम्मोहन करके या तो इंद्रजाल जो है फैला के रखा है इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों पर। कैसे लोग? ऐसे लोग जो मैं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये न भूतो न भविष्यति है, ये हमने कभी देखा नहीं था। ये एक आदमी जिसका नाम जग्गी वासुदेव है। महाशिवरात्रि का पर्व, भोलेनाथ, ये झिंगालाला लोग क्या कर रहे हैं यहां पे? भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं कभी नहीं करता। मैं पूछ रहा हूं कि इनका शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पर्व के सेलिब्रेशन से क्या मतलब है? और ये कौन है जो बिना सुर और बिना ताल नाच रहा है? और क्यों यहां पे लोग जो है इतने सारे इकट्ठा हो रहे हैं? ये आदमी मजाक उड़ा रहा है हम सबका, इस देश के लोगों का, इनकी धार्मिक आस्थाओं का। क्योंकि ये वही आदमी है जो जब महाशिवरात्रि का पर्व जो है उसको सेलिब्रेट करता है, तब देश का रक्षा मंत्री वहां पे जाता है। और वो सिर्फ जाता नहीं है भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों विंग के, मतलब आर्मी की, मतलब थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उनके लोगों को वहां सम्मानित किया जाता है। और कैसे किया जाता है? ऐसे एक सर्टिफिकेट से, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस तरह का सर्टिफिकेट देने वाला ये जग्गी वासुदेव नाम का जो व्यक्ति है, वो कौन होता है? ये सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके द्वारा? जग्गी वासुदेव के द्वारा। भव्य भारत भूषण 2026 है ना। फिर वो अलग अलग लोगों को दिए हैं, तो ये है द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, है ना, इन ऑनर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब कौन है ये जिसका सिग्नेचर देख रहे हैं आप? ये राजनाथ सिंह का सिग्नेचर तो नहीं है ये, अरुण जी। ये राजनाथ सिंह का सिग्नेचर तो नहीं है ना जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो? अच्छा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, वो चाहे तो दे भी दे, लेकिन फिर वो जग्गी वासुदेव के वहां जाकर
देने की क्या जरूरत है? मैं दृश्य दिखाता था आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं मयूर भाई, ऐसे लोग जो हैं पाल के रखे हैं और इनकी बदौलत ये इस पूरे देश पर एक भ्रमजाल और इंद्रजाल और मायाजाल बना के रखे। अब इनको तो रक्षा मंत्री खुद अब वहां मौजूद है, तो ये तो आएंगे बेचारे, इनकी क्या गलती है? यहां फेलिसिटेशन हो रहा है, फेलिसिटेट हो रहे हैं। क्यों? ये सरकार है क्या? जग्गी वासुदेव का ये जो ईशा, वो कुछ नाम से है कुछ, वो क्या सरकार का हिस्सा है क्या? ये कौन लोग है ये? एक और चीज है मयूर भाई, मतलब इनकी हैसियत क्या है ये बताइए मुझे। नहीं और देश का रक्षा मंत्री वहां उनके साथ एक खिलौने की तरह, चाबी भरे खिलौने की तरह वहां पे खड़ा हुआ है। ये भाई सवाल ये सरकार थोड़ी है, सरकार नहीं है ना ये, देश ने इनको चुना भी नहीं है। ये कौन है नहीं, ये? इस कागज की हैसियत क्या है, सवाल ये है। और मैं कहता हूं कि ये कागज की हैसियत तो कुछ नहीं है अरुण जी, लेकिन इस तरह का कागज बना के, इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके, रक्षा मंत्री को बुला के, फिर हमारे डिफेंस के जवानों को देने की सोच रखने की हैसियत इस आदमी में कहां से आई? ये वरिष्ठ अफसर हैं, सीनियर मोस्ट अफसर हैं बॉस। ये कैसे इस आदमी की हैसियत कैसे बनी है, ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। और मयूर भाई एक और बात बता राहुल दूं, कह रहा है कि इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जो बेसिक टिकट अमाउंट थी वो 50,000 रुपए की है सर। नहीं, एक और बात है, वो भी आप सुनिए। वो ये है कि इनका अतीत क्या है, अपनी पत्नी की हत्या का आरोप इन पर था। मैं चलिए, मैं अभी तो उसमें भी नहीं जाता हूं, मैं कहता हूं कि ये है कौन, ये गुनहगार है, अपराधी है, नहीं है, वो बात की बात है। ये एक लेक्चर देने वाला, फालतू लेक्चर, फालतू समय जिसके पास है उसको देने वाला आदमी है ये। इस आदमी की हैसियत क्या है कि डिफेंस पर्सनल्स को ये बुलाए, रक्षा मंत्री को बुलाए और वहां फेलिसिटेट करे? ये किस हैसियत से कर रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और कोई पूछ नहीं रहा है। खुद रक्षा मंत्री क्यों गए, किसके कहने पे गए? और क्यों ये कर, जो प्रमाण पत्र वो बांट रहे हैं सीनियर मोस्ट अफसरों को, उनकी उनकी वैल्यू क्या है? क्या वो नोबेल प्राइज है? क्या वो देश के सर्वोच्च शिखर सम्मान है? क्या है? जिंगालाला का डांस? और कभी भी इस पर कई चीजें आई हैं। मतलब ये है कि जितने विवादास्पद सन्यासी या ऐसे लोग हैं गॉडमैन, वो बीजेपी के साथ ही क्यों खड़े होते हैं, या बीजेपी उनके साथ क्यों है? ये लगातार चीजें हैं। और कोई एक सम्मान का एक सर्टिफिकेट उन्होंने टाइप कराया और रक्षा मंत्री खुद देश के डिफेंस के सीनियर मोस्ट अफसरों को बांटने पहुंच गए। ये सवाल तो पूछा जाएगा। फिर कल को अगर कोई, क्योंकि देश में 25 करोड़ मुसलमान भी हैं, कोई बड़ा उलेमा ये करना चाहेगा, तब जाएंगे क्या? तो क्या करेंगे आप? हाँ, फिर क्या करेंगे? ये जो चीज है, दरअसल जो बात कही, हम वहीं पर पहुंच रहे हैं जहां पर सुरक्षा परिषद में जो सवाल आया, जो ऐलान उन्होंने किया, वो दिख रहा है होता हुआ। हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारी सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, बेहूदगी हो रही है, विपक्ष के नेता को गालियां दी जा रही हैं। सदन में लोकसभा का अध्यक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। तो फिर अब होगा क्या? एक तरफ सदन में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है अपनी लोकसभा में, दूसरी तरफ बाबा जी जो हैं वो भारत गौरव सम्मान बांट रहे हैं। भाई रक्षा मंत्री अगर प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकते तो काहे का भारत गौरव? ये भी तो सवाल है। ये रिकॉर्ड पर किसी और ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री असुरक्षित है, ये बात देश के लोकसभा अध्यक्ष ने कही है। और इसकी वजह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना उत्तर नहीं दे पाए लोकसभा में। ये भी बताइए, पहली हमारी महिला सांसदें क्या वैम्पायर हैं? हाँ? कहते हैं कि दांत से काट लेगी, ये डर भी था। कमाल तो मतलब नहीं, अब तो फूलन देवी भी सदन में नहीं है। मतलब तो जमाने में कुछ भी हो रहा है सर, कुछ भी, कोई भी कुछ भी कह रहा है सर। मेरे भाई, फूलन देवी जब थी तब तो अलग बात थी कि भाई डाकू रही है, वो तो उसे ठीक है, बहुत गोली मर्डर मार किए। दी। अब गोली बोली समझ सकते हैं, दांत से कोई काट लेगा क्या? ये इसको क्या कहेंगे आप?
कहाँ जा रहे हैं हम? एक तरफ नहीं दुनिया सर, के जा नहीं रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम जा पहुंच गए चुके हैं। पहुंच गए हैं। नहीं, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया भर से हमारे ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, और घर के भीतर हम उतनी नौटंकियां कर रहे हैं। और इस पर विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो उसको देशद्रोही किया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है। क्या कहोगे आप मयूर भाई? माय डियर डोनाल्ड ट्रंप ने वो दरवाजा खोला है कि जिसमें से क्या क्या निकल आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और वानगी आपने देख ली है। देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में जाने से डरता है, देश का प्रधानमंत्री विदेशी मामलों में नहीं कुछ बोलता है। देश के प्रधानमंत्री ने, आपने जो पड़ोसी देश गिनाए, आप मालदीव भी गिनाइए, जरा सा देश, उसने भी चीन को बिल्कुल। रास्ता दे दिया। बांग्लादेश ने जो है अभी आपने SEZ खो दिया, और तो और वो ईरान का चाबहार पोर्ट जिस पर अरबों रुपया खर्च किया भारत ने, चुपचाप निकल आए। भाई यही तो है। अगर जो हमने कहा, मैं एक बार फिर बता दे कि पतिव्रता पत्नी का मतलब ये होता है कि ओबीडियंट वाइफ। ये गाली नहीं है, कोई मजाक नहीं है, नहीं वो नहीं, हर वो आदमी नहीं। चाहता है। और ये सामान्य बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि ये चूंकि पुरातन सोच है, आज की सोच नहीं है, ये पुरानी वेदों नहीं में मैं आज हूं, मैं आपकी, और मुझे लगता है कि आपसे लेके मेरी पीढ़ी तक के तो सभी लोग की माताजी को हमने ऐसे ही देखा है। और आज भी बहू जब तलाशते हैं तो चाहते हैं कि संस्कारी बहू मिले और हाँ, संस्कार का खाना तो ये बनाए होता और है, ये हाँ। करे, आज भी वही ढूंढ रहे हैं। तो ये जो चीज है, आप मतलब कि कुछ रात को 1:30 बजे अगर, या 1 बजे भी अगर घर पे मेहमान कोई आता है तो माताजी उठ के, हमने देखा हुआ है कि खाना, गरम गरम खाना बना के जो है लोगों को खिलाते हुए। तो अब क्योंकि वो पति के मेहमान है तो सब भगवान है, तो वो तो है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। वो तो सब, वो थी हमारी आपकी सबकी माताएं वही थी, और क्या थी। नहीं, आज भी वही चल रहा है, ढूंढ वही रहे हैं। ये अलग बात है कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि 1947 में हमने बड़ी मुश्किल से आजादी पाई थी, और अभी कुछ सालों से, 10-12 सालों से हम 2047 की बात सुन रहे थे। अब अचानक 2025 और 26 में जो आया है, इसके बाद तो हमको लगता है कि हम 2047 में दुनिया गोल है, वहीं पहुंच जाएंगे जहां गुलाम थे। और जो नहीं कुछ हो रहा है उसका नहीं, प्रमाण मुझे भी लगता यही है है। कि सर गुलाम तो बन चुके हैं अभी हम, ये डील हो चुकी है, हाँ, अब तो हो चुका है सर, ऐसा ही लगता है मुझे। पहले शिकारी हम हैं, हमको ही शिकार बनाया गया। साफ है ये तो। 47 की बातें तो इसलिए की जा रही है कि तब तक हमारी आंखों पे पर्दा रहे और हम चुपके से गुलाम बन जाएं। नहीं, एक और चीज है, यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई थी उसमें जी, क्या बताया गया था? मर्सिडीज सस्ती हो जाएगी। अरे अब कौन भारत लेगा का उसको? कौन लेने वाला है? आम आदमी नहीं ले सकता। वो जो 5% ऊपर के लोग हैं, वो कुछ भी उनके लिए सब कर रहे हैं आप। सर इस मतलब देश का ये आम है, आदमी प्रतिदिन खाना पकाने के लिए 10 रुपए 20 रुपए का तेल खरीदता है सर। वो सीन है। वो अगर तेल खरीद लेगा तो वो तड़का लगा पाएगा, वरना तड़का भी नहीं लगेगा। 10-20 रुपए का तेल खरीदने वाला आदमी, ये रोज का ये आदमी कौन मर्सिडीज की बात कर रहा है? किसको ये मतलब बना रहे हैं सबको बेवकूफ, वो अलग बात है। ठीक है, कच्ची घानी का वो तेल बेचारा जो जाता है लेने के लिए, वो इसका सरसों का, और ये हाँ, मेहुल मेहुल बगल में बैठा हुआ है। तो हमने देखे हैं वो सब, आप भी देखे हैं, हम भी देखते हैं, कहाँ होता है पैसा किसी के पास। रोज का रोज खा के जो है वो खरीद के खाने की बात होती है, अगर नहीं कमाएगी तो भूखे रहेंगे। अभी भारत में गुजरात मॉडल सबसे ऊपर कहा जाता है। आप अहमदाबाद में घूम लीजिए कैमरा लेके, अभी लोग खाना बना रहे होंगे फुटपाथों पे, हजारों अरे की तादाद आइए, मैं लेके में। चलता हूँ, कौन आता है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ क्या स्थिति है। यही गुजरात मॉडल है। अब तो मैं तो दिखा दिखा के थक चुका हूं, तो मैं अब इसलिए इसको रिपीट नहीं करता हूं, वरना किसी को अगर है तो आइए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं। अच्छा, एक चीज और बता दे, दर्शक में से बहुत सारों को शायद, बहुत सारे लेकिन कुछ दर्शक हमारे हैं, उनको शायद थोड़ा उनका मन आहत हुआ, यार आप तो अरुण जी बोलते हैं तो फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने मेहमान को बोलने देते। तो मैं बता देना चाहता हूं, अरुण जी यहाँ पे मेहमान नहीं है, आप ये समझ लें। पहली बात, जिनको ये मन में सवाल है या तो जिनको तकलीफ हो रही, उनको बता रहा हूं, बाकी तो सब ठीक है। हम लोग यहां कोई होस्ट और गेस्ट वाला खेल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है?
मैं और अरुण जी, क्योंकि वो मेरे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है और उन्होंने मुझसे ज्यादा हर चीज का अनुभव किया है, पॉलिटिक्स हो या जीवन हो। मैं और अरुण जी यहां बैठ के बात करते हैं, ना मैं होस्ट हूं ना वो गेस्ट है, इसको आप समझ लीजिए। तो बात हम करते भाई हैं, हम, वो बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई, और हम मिलके एक परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें संवाद होता है और संवाद में एक दूसरे को कोई भी जो है कभी भी रोक के अपनी बात कर सकता है। ये कोई वो पैनल डिस्कशन या डिबेट वगैरह नहीं है। अगर आप उस ख्याल से यही आते हैं तो ये मेहरबानी ये करके औपचारिक इसको बातचीत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मस्ती की बातचीत है। हम जी लोग बात करते हैं, जी। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और कि वो होती है कुल मिला के देश हित में, यही है बात कुल मिला के, और कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है सर 1 घंटा हो गया है, आज इसको यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन यही है कि ये जो भी हो रहा है हमने आपके नजर सामने खोल रखनी रखा है। पड़ेगी। अब नजर रखनी पड़ेगी इस पे। वो तो सर रोज रखिए, वो तो कुछ नया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बता चुके हैं उस लाइव में परसों के, कि अब देखिए क्या क्या होता है, और हो रहा है, होना शुरू हो चुका है। तो अब देखिए, तो आज यही समाप्त करेंगे। आप सबकी चाहेंगे हम रजामंदी की अब आप इस आज विदाई लें, इस कार्यक्रम को समाप्त करें। अपनी राय जरूर से रखिए कमेंट मैं करके। एक बात और कहूंगा कि शायद उत्तर जी भारत में बहुत सारी कहावतें लोक जी जीवन से, परिवारों से जुड़ी हुई हैं, जी जी बहुत पुरानी, और ये आज भी जी चलती हैं। अब जी मेरा इरादा कभी भी किसी भी कहावत के जरिए किसी जी को सर, हमारा अपमानित, कभी नहीं होता। सिंपल ये है कि अब भाई अभी भी, आज भी युवा पीढ़ी भी चाहती कि अच्छी पत्नी मिले जो बात माने। वो उस हाँ, संदर्भ में है अब कि भाई वो पते है पता पत्नी की मान ली बात। तो यही है, सही। हर बात देख लो आप। अन्यथा जितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 6-8 महीने में, उनमें देखिए कहीं नरेंद्र मोदी ने उफ तक की हो, नहीं नाम तक लिया हो, नहीं बोले ही नहीं। नहीं। तो ये इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और हम भी सनातन संस्कृति को हम लोग बहुत मानते हैं। किसी को व्यक्तिगत अपमानित करना या किसी पर कोई व्यक्तिगत कभी नहीं, लांछन कभी नहीं, लगाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कभी नहीं लेकिन होता। हाँ, जो बातें हैं समाज का हिस्सा, वो तो कहेंगे। उनको कहना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो कुछ हो नहीं सकता। हमारे दर्शक भी विचार करेंगे इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। तो अपनी राय बताइए भाई, आप इस मुद्दे पर हमने जो आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? और लगता हो कि आपको कि सार्थक चर्चा थी, तो आप इस कार्यक्रम को आप पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, और लोगों तक इस बातचीत को पहुंचाने में आप हमारी सहायता कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, जो स्क्रॉल चल रहा है नीचे आप देख रहे हैं, उसमें यूपीआई एड्रेस भी है, ज्वाइन के बटन की बात भी है। तो बस यही आज इस बात को विराम देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अरुण जी का और आप सभी का, नमस्कार। जो कि इस चर्चा में, इस बातचीत में हमारे सहयोगी बने, हमारे साथ जुड़े, पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।